हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट, जिसमें कि ये है टेस्ट नंबर आज 20। ठीक है, इसमें एक पार्ट हो चुका है और इसमें कुछ 65 क्वेश्चन तक हो चुका है, 64 क्वेश्चन तक। और आज शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 65 से। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करेंगे। और जिसको भी यूपीएससी में जीएस 2 तैयार करना है, यानी कि पॉलिटी का सेक्शन पूरा करना है मेंस के मुताबिक, तो मेरे ही चैनल पर चलाया जा रहा है क्लास। आज उसका सिलेबस क्लास चालू चलाया गया था। और उसके बाद जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीएससी के कंटेंट है, उस सब को फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पर। तो आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डेली टेस्ट भी किया करिए, ताकि आप अपने प्रीलिम्स का और मेंस का सबका एग्जाम की तैयारी जो है वो आप मेरे ही चैनल के द्वारा कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत, कनाडा, चीन, जापान और यूएसए की एक संयुक्त परियोजना है। दूसरा है, यह हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक रिजोल्यूशन वाली बेहतर छवियां प्रदान करेगा। और तीसरा है, इसका निर्माण आर्कटिक क्षेत्र के स्वालबार्ड में किया जा रहा है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। 65 नंबर। तो देखिए, यह भारत, कनाडा, चीन, जापान, यूएसए की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक रेजोल्यूशन वाली बेहतर छवि प्रदान करेगा, तो ये भी ठीक है। और तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, इसका निर्माण आर्कटिक क्षेत्र में स्लाव के किया जा रहा है, ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हवाई यानी कि मैनाकोवा में 30 मीटर टेलीस्कोप साइट का दौरा किया था। ठीक है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें दो कथन सही हुए हैं, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन क्या लगा देंगे? ऑप्शन बी लगा देंगे, ओनली 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। और दूसरा है, ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय नहीं है। कौन सा कथन सही होगा? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है दूसरा गलत है, या पहला गलत है दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 66, संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि पहला कथन गलत है। पहला कथन इसमें गलत है। देखिए, संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो पहला कथन गलत, तो दूसरा तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय नहीं है, तो दूसरा कथन सही हो जाएगा। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है। चलिए 67 नंबर, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। दूसरा है, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। तीसरा है, लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन ऊंचा स्तर को ऊंचा उठाना तथा लोग स्वास्थ्य में सुधार करना। और चौथा है, दिए गए सभी निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। कौन सा सही होगा? डीपीएसपी में गांधीवादी विचारधारा पूछ रहा है, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर पहला कथन सही है। ठीक है, चलिए 68 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित देशों पर विचार करिए। पूछ रहा है, उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा फारस की खाड़ी से लगती है? फारस की खाड़ी, बहरीन, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। 68 नंबर। तो फारस की खाड़ी की सीमा देखिए किसे किसे लगती है? वो बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई से लगती है। मतलब इसमें सभी हैं, बहरीन, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, सभी हो जाएगा। यूएई से भी लगता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन चयन समिति के सदस्यों में शामिल होते हैं? राज्यसभा का सभापति, लोकसभा में विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। कितने कथन सही हैं? 1 और 4, 2 3 4, 1 2 3 या 1 2 3 4? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 69। तो देखिए, प्रधानमंत्री तो होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं। ये राज्यसभा के सभापति क्या करेंगे इसमें? उपराष्ट्रपति, इनको हटा देंगे। तो एक को हटाइए, आंसर पाइए। पहला यहाँ पे है, पहला यहाँ पर है, पहला यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 3 4। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए 70 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में स्थित काला राम मंदिर के दर्शन किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और दूसरा है, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम को समर्पित है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? तो चलिए देखिए, यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम को समर्पित है, तो ये कथन गलत है। देखिए, यह मंदिर जो है भगवान राम के काले रंग की प्रतिमा पर रखा गया है। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली वन होगा। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल, लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। और दूसरा है, लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक सेवा से होंगे। और तीसरा है, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 71। चलिए देखिए, लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक सेवा से होंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है, ये कथन गलत हो जाएगा। देखिए, लोकपाल के अंतर्गत जो है उसमें प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और संसद सदस्य और ABCD के श्रेणी के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी इसमें आते हैं। तो कुल मिलाकर तीसरा कथन गलत और 1 2 सही है। तो 2 कथन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा। मुझे आप बताइए कि लोकपाल सबसे पहले कब आया हुआ था? 72 नंबर देखेंगे। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णित राज्यों का संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति का हिस्सा है। और दूसरा है, संघ शासित प्रदेश का केंद्र सरकार के साथ राज्यों के समान संबंध होता है। कौन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 72। तो देखिए, अनुच्छेद 1 की बात कर रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। विशेष रूप से भारत के क्षेत्र भारत संघ की तुलना में ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हुए हैं, क्योंकि बाद में आने वाले ये केवल राज्य शामिल हैं, जबकि पहले में न केवल राज्य शामिल है बल्कि संघ शासित क्षेत्र भी शामिल होता है। और ऐसे भी क्षेत्र शामिल है जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। वही संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ जो है शक्तियों का जो उनके पावर होते हैं उसमें बंटवारा भी होता है। और दूसरी तरफ देखेंगे तो संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे तौर पर केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार होते हैं। वही दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन गलत है, दोनों के दोनों कथन गलत है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे। न तो पहला कथन होगा, न ही दूसरा कथन होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहे जाने का मुख्य कारण माना जा सकता है? इसकी प्रकृति कठोर है और इसमें संशोधन करना कठिन है। दूसरा है, भारत के संविधान में विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों से कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। तीसरा है, इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। और चौथा है, इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। कौन सा सही होगा इसमें से? तो इसमें ऑप्शन नंबर लगाएंगे सी। इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कितने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अंतर्गत आ सकते हैं? एक, खुफिया अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री लीक करना, भाषण में हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना, लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करने वाला भाषण। चौथा है, न्यायालय की अवमानना। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार। 74 नंबर। और 19(2) में बता रहा है कि उल्लेखित आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों पर अंतर्गत आते हैं। देखिए, लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करने वाला भाषण वह किसी मानदंड के अंतर्गत नहीं आता और इसलिए उचित प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा वाला हटा देंगे। बाकी पहला सही है, दूसरा सही है, पहला, दूसरा, चौथा सही है। कुल मिला के 3 कथन सही हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लगाएंगे, केवल 3 होगा। चलिए 75 नंबर देखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान में संशोधन की मांग करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा है, संविधान संशोधन से संबंधित सभी विधेयकों को आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिलना चाहिए। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। 75 नंबर। तो देखेंगे, संविधान में संशोधन की मांग करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, सही है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, संविधान संशोधन से संबंधित सभी विधेयकों को आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिलना चाहिए, ये कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, आधे राज्यों से अनुसमर्थन मिलना चाहिए तो संशोधन ही नहीं हो पाएगा। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएजी भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख मुखिया होता है। दूसरा है, सीएजी को हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तीसरा है, राष्ट्रपति संघ राज्यों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के संदर्भ में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करता है। कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। तो सीएजी भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग के प्रमुख का मुखिया होता है, ठीक है, पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन है, सीएजी को हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, राष्ट्रपति संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के संदर्भ में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करता है, तो तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 149 में जो संसद को केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के संबंध में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 1 होगा। चलिए 77 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में द्विस्तरीय शासन प्रणाली लेकिन एकल नागरिकता की परिकल्पना की गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और दूसरा है, चूंकि भारत के सभी नागरिक चाहे वे किसी भी राज्य में जन्मे हो या रहते हों, उन्हें नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य की नागरिकता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 77।
तो चलिए देखेंगे इसमें दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 78 नंबर है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1919, पहला है इसमें केंद्रीय विधान परिषद के स्तर पर द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। दूसरा है इसमें आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। तीसरा है इसने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। 78 नंबर। तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी तीनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे अब। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे टोटलाइजेशन एग्रीमेंट का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला है, यह एक ऐसा समझौता है जिसके माध्यम से दो देश कम या शून्य प्रशुल्क जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से एक दूसरे को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करते हैं। और दूसरा है, यह दो देशों के बीच एक समझौता है जो दोनों देशों के बीच दोहरी सामाजिक सुरक्षा कटौती को समाप्त करता है। और तीसरा है, यह आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण को रोकने के लिए दो देशों के बीच एक समझौता है। और चौथा है, यह सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी एसपीएस उपायों जैसी गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना सुनिश्चित करता है। कौन सा कथन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 79, टोटलाइजेशन एग्रीमेंट, पहला कथन तो गलत है, दूसरा कथन इसमें सही हो जाएगा, जो कि यह दो देशों के बीच एक समझौता है जो दोनों देशों के बीच दोहरी सामाजिक सुरक्षा कटौती को समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे इसमें भारत और यूएसए के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते को लागू करने से होने से नियोक्ताओं को दूसरे देशों में तैनात कर्मचारियों के एक समूह के लिए दोहरी सामाजिक सुरक्षा योगदान देने के बोझ से राहत मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे अब। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नागरिकों के बीच तथा नागरिकों और सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करता है। दूसरा है, यह निर्दिष्ट करता है कि किसी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही, या दोनों गलत। 80 नंबर। यह नागरिकों के बीच तथा नागरिकों और सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह निर्दिष्ट करता है कि किसी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए 81 नंबर देखेंगे। किसी राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाधिवक्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। दूसरा है, उसके वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा करती है। तीसरा है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, है तो कोई नहीं। 81 नंबर। महाधिवक्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। पहला सही है, पहला सही है। दूसरा कहता है, उसे वेतन भत्तों किसके बारे में बताया? राज्य महाधिवक्ता के। उसके वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य का विधानसभा करती है। विधानसभा करती है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल करता है। जैसे राष्ट्रपति करता है केंद्र में, वैसे राज्य में राज्यपाल करेगा। तीसरा है कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो ये ठीक है। तो एक और तीन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। कुल मिलाकर दो कथन सही हुए, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए 82 नंबर। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। दूसरा है, इसका गठन 1945 में वेवेल प्लान द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था। तीसरा है, इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान परिषद द्वारा किया गया था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, है तो कोई नहीं। 82। भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। बिल्कुल सही बात है, एम.एन. रॉय ने रखा था 1934 में। दूसरा है कि इसका गठन 1945 में वेवेल प्लान द्वारा तैयार की गई योजना के तहत की गई थी। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन, न कि वेवेल।
और तीसरा है इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान परिषद द्वारा किया गया था। तो तीसरा भी कथन गलत है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष द्वारा चुना गया था। तो केवल एक सही है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे, ओनली वन होगा। चलिए 83 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है? लिखित संविधान, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सरकार की संसदीय प्रणाली, सरकार का गणतंत्रीय स्वरूप। 83 नंबर। तो ये हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया समिति के नियम वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। कितने कथन सही हैं? केवल दो, या तो एक और दो, या तो एक और तीन, या तो एक दो तीन। 84 नंबर। सही पूछा हुआ है सुमेलित। तो राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू ठीक है, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है। ठीक है। प्रक्रिया समिति के नियम के कौन थे? प्रक्रिया समिति के नियम ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। तो इसमें एक और तीन सही है, वन और थर्ड। वन और थर्ड आपको ऑप्शन नंबर में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी में है। संघ शक्ति की समिति के जवाहरलाल नेहरू, और संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ पटेल, और प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकार के उप समिति जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक के एसडी मुखर्जी थे। और राजेंद्र प्रसाद किसके थे? प्रक्रिया समिति के नियम के। राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है, या वह अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राष्ट्र के पक्ष में सौंप सकता है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ है भारत से ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं है और वह अपने मामलों का संचालन करने में स्वतंत्र है। कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संघीय लोक सेवा आयोग, केंद्र में देश शासन प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, अखिल भारतीय संघ। भारत शासन अधिनियम 1935 में उपर्युक्त में से कितने प्रावधान किए गए थे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। 86 नंबर। 1935। 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग था, केंद्र में देश शासन प्रणाली था, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी था, अखिल भारतीय सेवा भी था। कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। सभी के सभी कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के सभी कथन ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 87 नंबर देखेंगे। भारतीय संविधान में भाग 4 ए में ए के तहत निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मूल कर्तव्य में से नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर पैदा करना, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। बताइए, केवल दो, केवल तीन, सभी चार, या तो कोई नहीं। 87 नंबर। बताइए। तो देखिए, इसमें महिलाओं के गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना हो जाएगा, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है जो कि हिंसा से दूर रहे। तो ये हो जाएगा, मतलब दो कथन सही है, बाकी ये दो कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली टू होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 88 नंबर देखिए। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह दुबई में आयोजित UNFCCC के COP28 के दौरान
शुरू की गई भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के यानी कि यूएई के बीच एक संयुक्त साझेदारी है। दूसरा है, इसका प्राथमिक उद्देश्य पश्चिम एशियाई देशों से आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। 88 नंबर। तो देखिए, ये डेनमार्क की योजना थी, इसको पहला हटा देंगे, गलत है। और इसमें दूसरा भी कथन गलत है। दूसरा में है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में संधारणीय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए दोनों देशों के उद्योगों, सरकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं आदि के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। पहला कथन गलत है, दूसरा भी कथन गलत है। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। दोनों के दोनों कथन गलत है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, 89 नंबर देखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसकी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को हस्तांतरित कर दी। दूसरा है, इसने संविधान सभा को नए संविधान का मसौदा तैयार करने और लागू होने तक सामान्य कानून बनाने का अधिकार दिया। और तीसरा है, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज को करनी थी। और चौथा है, इसने भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ शामिल हो सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं, वो बताना है। 89 नंबर। तो इसमें देखिए, डी भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, पहला गलत है, ए। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? ए कथन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि सही नहीं पूछा हुआ है। आगे बढ़े, चलिए 90 नंबर बताइए। यूपीपीसी में देखा होगा, बहुत सारा ढेर सारा पूछा हुआ था। क्या पूछा था? पूछा था आर्टिकल के बारे में। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसे इसे भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? क्या पूछ रहा है? वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? 280। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 280 में है। चलिए मुझे आप बता दीजिए, 150 में क्या है, 370 में क्या है, 110 में क्या है? 110 में तो धन विधेयक की बात किया गया है। 150 और 370 ये आप कमेंट में करके बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 191 देखेंगे। 191 बोल दिया क्या? 91 सिर्फ। भारत निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के संदर्भ में नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान है कि चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। कितने सही हैं इसमें से? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या सही व्याख्या नहीं करता है? पहला सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है? तो देखिए, इसको कॉमन सेंस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है भारत निर्वाचन आयोग पंचायत और नगर पालिका का निर्वाचन करवाएगा क्या? वो तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है ना। तो पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही। कुल मिलाकर अगर देखेंगे, पहला जब गलत होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर देखते हैं। 92, निम्नलिखित लाभों पर विचार कीजिए। सरकार का अधिक जवाबदेही होना, निर्णयन की गुणवत्ता में सुधार होना, दूसरों की तुलना में विवादों का बेहतर तरीके से समाधान करना। उपयुक्त में से कितनों को लोकसभा के लाभ के रूप में माना जा सकता है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं? 92। कह रहा है उपयुक्त में से कितनों को लोकसभा के लोकतंत्र के लाभ के रूप में माना जाता है? तो सरकार का अधिक जवाबदेही होना, ठीक है। निर्णय की गुणवत्ता में सुधार होना, ठीक है। दूसरों की तुलना में विवादों का बेहतर तरीके से समाधान करना, ठीक है। कुल मिला के ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, सभी के सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 93 नंबर देखेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से परामर्श किया जाता है? पिछड़ी जाति की नियुक्तियों की में आरक्षण देने के मामले पर, या किसी अधिकरण के अध्यक्ष के चयन से संबंधित मामलों पर। तीसरा, सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी मामलों पर। चलिए बताइए, केवल 3, या तो 1 और 2, या तो 1 और 3, या तो 2 3? चलिए बताइए, यूपीएससी से परामर्श कब मांगा जाता है?
तो देखिए सिविल सेवा भर्तियों पद्धतियों में सिर्फ मांगा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ओनली 3 हो जाएगा। बाकी इसमें क्या करेगा ये रखे, तो पहला दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तीसरा सही होगा। चलिए 94 नंबर देखिए। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है। इस संदर्भ में कोयला नियंत्रक संगठन के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है कोयले के ग्रेड और आकार की घोषणा के संबंध में उपभोक्ताओं और मालिक के बीच विवाद की स्थिति में अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना है। और दूसरा है कोयला खदानों में कोयले के स्टॉक के निपटान या कोयले के अपेक्षित उत्पादन को विनियमित करना है। तीसरा है कोयला खदान कोयला सीम या सीम के एक हिस्से को खोलने, फिर से खोलने या किसी खदान को उपविभाजित करने की अनुमति देना है। और चौथा है केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मासिक आधार पर कोयला खदानों से उत्पादन संबंधी डेटा प्रस्तुत करना है। चलिए ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर कौन सा कथन सही है। केवल 1 2 3 या तो 2 और 4 या तो 1 और 3 या तो 1 2 3 4। तो देखिए ऐसे मामलों में सभी कथन सही करिए। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और ऑप्शन पहला जाकर देखेंगे इसमें चौथा भी सही है, मतलब पहला भी सही है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ के बताता हूँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था। कह रहा है वित्त मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है। तो कोयला नियंत्रक संगठन के रूप में कार्य पर विचार कीजिए। तो कोयले के ग्रेड और आकार की घोषणा के संबंध में उपभोक्ताओं और मालिक के बीच विवाद की स्थिति में अपीली प्राधिकरण के रूप में कार्य करना है। ठीक है, पहला कथन ठीक है। दूसरा है कि कोयला खदानों में कोयले के स्टॉक के निपटान या कोयले के अपेक्षित उत्पादन को विनियमित करना है, तो वही करेगा, ये भी ठीक है। तीसरा कहता है कोयला खदान कोयला सीम या सीम के एक हिस्से को खोलने, फिर से खोलने या किसी खदान को उपविभाजित करने की अनुमति देना, तो अनुमति भी देना है, ये भी ठीक है। और चौथा है केंद्र और राज्य सरकार ने के विभिन्न मंत्रालयों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मासिक आधार पर कोयला खदानों से संबंधी डेटा प्रस्तुत करना, तो ये भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें दोनों कथन सही, मतलब सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिए 95 नंबर देखिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे। दूसरा है भारत में निवास करने वाले शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे। तीसरा है अवैध प्रवासी का बच्चा। उपयुक्त में से कितने व्यक्तियों को भारत में जन्म से नागरिकता प्राप्त होगी, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। 95। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें कोई भी कथन सही नहीं है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इसमें कोई कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए 96 नंबर देखेंगे। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनाई। इस संदर्भ में आईएमडी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह देश में भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। दूसरा है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तीसरा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कितने कथन सही है, केवल 1, केवल 2, सभी 3 या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96। यह देश में भूकंपीय गतिविधियां निगरानी के लिए भारत सरकार द्वारा नोडल एजेंसी है, पहला कथन गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस देश में भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार का नोडल एजेंसी है। ठीक है, एनसीएस, न कि मौसम विज्ञान विभाग। दूसरा कथन देखेंगे, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह भी ठीक है। 2 कथन सही, 1 कथन गलत, ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ओनली 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़े थे 97 नंबर देखिए। वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है, 360 में है, अभी तक ये लगाया नहीं गया है। 360, एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल रद्द होने तक अनिश्चित काल तक जारी रहता है। दूसरा कहता है वित्तीय आपातकाल घोषित करने को लेकर राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और तीसरा क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल को रद्द करने के संकल्प को लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है।
और चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, 1 और 4, 2 और 3, 1, 3, 4 या 1, 2, 3, कौन सा होगा इसमें से? चलिए 97 नंबर। तो एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल रद्द होने तक अनिश्चित काल तक जारी रहता है, सही है। अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है, ये भी ठीक है। दूसरा और तीसरा गलत है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, 1 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4 सही हो जाएगा। चलिए 98 नंबर देखिए, 98 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान। तीसरा है देश की एक बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना। हमारे संविधान के विशाल आकार के लिए उपयुक्त में से कितने कारण जिम्मेदार हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन है तो कोई नहीं। 98 नंबर। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान ठीक है, देश की एक बड़ी आबादी की जरूरतमंदों को पूरा करना, तीसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन गलत हो जाएगा। भारत की जनसंख्या का संविधान के व्यापक होने से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, इसमें ओनली 2 होगा, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए 99 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कितने तत्व विभिन्न न्यायालय निर्णयों द्वारा निर्धारित संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? पहला है संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति, दूसरा है विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा है न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, चौथा है सुप्रीम कोर्ट का रीट क्षेत्राधिकार, पांचवा है समाजवादी राज्य। कौन सा सही होगा? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या तो सभी 5? चलिए बताइए। संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र प्रकृति, बिल्कुल ठीक है। विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है। कल्याणकारी राज्य, सामाजिक व आर्थिक न्याय, कल्याणकारी राज्य के लिए। सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है ना। न्याय तक प्रभावकारी पहुंच हो जाएगा, न्याय तक की प्रभावकारी पहुंच हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो 1, 2, 3 यानी 3 कथन सही हो रहे हैं। और इसमें अनुच्छेद ये देखेंगे, रीट जारी करने का भी अधिकार दिया गया है ना, तो ये भी हो जाएगा। तो 1, 2 मतलब 1, 2, 3, 4, पांचवा समाजवादी राज्य हटा देंगे इसमें से, तो 4 कथन सही हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ओनली 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य शब्द में निम्नलिखित में से कितने शामिल हैं? संसद और राज्यों का विधानमंडल, दूसरा है संघ की कार्यपालिका एवं राज्य सरकारों की कार्यपालिका, तीसरा है नगर पालिकाएं और पंचायतें, चौथा है LIC और ONGC जैसे प्राधिकरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या तो सभी 4। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 राज्य की परिभाषा बोल रहा है, राज्य की परिभाषा। तो देखिए, राज्य में अगर पुलिस कोई संस्था है तो पुलिस भी एक राज्य हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक राज्य हो गया, LIC भी एक राज्य हो जाएगा। कोई भी सरकार की कोई भी एजेंसी, वो एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो इसमें संसद और राज्यों का विधानमंडल राज्य है, संघ की कार्यपालिका एवं राज्य सरकारों की कार्यपालिका राज्य है, नगर पालिकाएं और पंचायतें राज्य हैं, LIC और ONGC जैसे प्राधिकरण राज्य हैं। मतलब जो संस्था अपना निर्णय लेने के लिए, अपने नियम बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र है, उनको क्या है, वो एक राज्य कहलाते हैं। तो इसमें चारों के चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसमें डी लगा देंगे, सभी कथन सही है, सभी के सभी कथन सही है। ध्यान दीजिए, राज्य शब्द का प्रयोग मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में किया गया है। अनुच्छेद 12 में संविधान के भाग 3 के प्रयोजनों के लिए इस शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य में कुछ शामिल होते हैं राज्य, जैसे कि भारत की सरकार और संसद अर्थात केंद्र सरकार के कार्यकारी विधायी अंग हैं। राज्यों की सरकार और विधायिका अर्थात राज्य सरकार के कर्मचारी जो हैं कार्यकारी विधायी और अंग हैं।
सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार न्याय, ये सब हैं। ओएनजीसी, एलआईसी, सेल, ये सब क्या है, गेल, ये सब राज्य है। इस प्रकार राज्य को व्यापक अर्थ में परिभाषित किया गया है ताकि इसमें इनकी सभी इकाइयों को शामिल किया जा सके। इन इकाइयों के कार्यों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य के साधन के रूप में काम करने वाली एक निजी संस्था या इकाई भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के तहत आती है। तो ठीक है, इस प्रकार 100 क्वेश्चन हो चुका है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में जाइए, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। इसको टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024, ये टेलीग्राम का आईडी है, लिंक है, इस पे जाके लिखिए। आपको वहाँ पर क्या क्या है कि ये पीडीएफ मिल जाएगा इसके। और मैंने बताया हुआ था, एक कम्युनिटी डाला हुआ था जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी, इसमें से सबसे ज़्यादा वोट पॉलिटी को दिया गया था। तो पॉलिटी आज से शुरू कर दिया गया है, सिलेबस का वीडियो आज डाला गया है। और इसके बाद जैसे ही सिलेबस का वीडियो आप लोग देखते हैं, उसके बाद उसको एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत के वीडियो से सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा सब्जेक्ट, मतलब सारा जितना भी टॉपिक उसमें है उसको कवर कराया जाएगा आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोग अब बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए न कि आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए एक भी पैसे लगने वाले हैं, कुछ नहीं पैसे लगेंगे। सिर्फ आप एकदम धैर्य रखते हुए अपने पढ़ाई और अपने जितना भी नोट्स वगैरह बनाना है उस सबको बनाइए, धैर्य से पढ़ाई करिए। देखिए थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन निश्चित ही आपको एक नया परिणाम और अच्छी राह पाएंगे, आप सफलता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।